फर्स्ट कॉल जो आता है वो किसी भी फादर का ही होता है जनरली, क्योंकि एक बच्ची के शादी के लिए एक बाप ही कॉल करता है और सबसे ज़्यादा चिंतित भी एक इंसान जो है वो एक बाप ही होता है। कि शादियों की बात, कोई भी अच्छे इवेंट, बड़े इवेंट की बात हो, खाने की बात टेबल पे होनी चाहिए और मीटिंग्स करना चाहिए। हमारे पास आज भी कोई पेरेंट्स आते हैं जिनका कंसर्न होता है कि इतना बड़ा मेन्यू क्यों, आप ये आइटम्स काटो, मेरा कॉस्ट कम हो जाए। आपको नींद से प्यार है तो आप केटरिंग मत करो, फोटोग्राफी मत करो, इवेंट प्लानर मत बनो। रिसेप्शन में आए, भैया हमारे यहाँ के जीजा जी तो जलेबी खाते ही नहीं। तुरंत ऑन द स्पॉट चेंजेस जो हैं, आप कोई चीजें इतना इम्पॉसिबल मत बोल दो। जलेबी को रसगुल्ले में बदलने में हम कोई जादूगर नहीं, हम भी इंसान हैं। भैया उसमें कलर डला है, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। बच्चों को तो खाना ही नहीं चाहिए, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज खा ही नहीं सकती चाइनीज, क्योंकि वेडिंग सीजन में आपके लिए वो एक डेट है। एज अ केटरर मेरा तो ये मोटिव होगा कि कोई भी चीज लास्ट तक खत्म नहीं हो। हेलो, आज जो हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो केटरिंग इंडस्ट्री से हैं। तो आपके घर में कुछ भी इवेंट होने वाला हो, उसके लिए अगर आप केटरिंग सर्विसेज खोज रहे हैं तो जगदेश्वरी केटरिंग से राज अमृतेश हमारे गेस्ट हैं। हेलो राज भैया, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू नितिन भाई। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपके एकेडमिक्स और आप कैसे इस बिजनेस में आए। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राज अमृतेश और जगदीश्वरी अ प्रीमियम केटरिंग सर्विस, ये एक मेरा फर्म है जो मेरी माँ के नाम पे है। और मेरी पढ़ाई पूरी DAV पब्लिक स्कूल बिलासपुर से हुई है। उसके बाद मैं BCom ऑनर्स के लिए गया गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। वहाँ BCom के बाद जनरली बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कि नेक्स्ट स्टेप अब क्या लें। तो खेलते कूदते मेरे को ये समझ में आया कि हम खेल में अच्छे हैं, तो हम बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन में आ गए। उसके बाद BPEd करने के बाद उसी पढ़ाई को आगे बढ़ाया, मास्टर्स उसमें किया। और इवेंट्स का जो फील्ड है, केटरिंग का जो फील्ड है, ये बचपन से मेरे फादर श्री जी उमा महेश एक रेनाउंड सिंगर हैं और ये ऑल ओवर इंडिया परफॉर्म करते थे। तो उनके साथ मैं बचपन से ही आज भी जाता हूँ और बचपन से जाता आ रहा हूँ। तो मेरा जो बिजनेस है उसका बेस मेरे फादर हैं और नाम मेरी माँ का है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्योर वेजिटेरियन क्यूजीन हम डील करते हैं सर जी। कोई भी क्लाइंट कोई इवेंट हैंडल करने जा रहा है, चाहे वो छोटे बड़े हों, एक एग्जांपल के लिए अपन वेडिंग को लेते हैं, तो वो आपके पास फर्स्ट कॉल ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है, वो किस टाइप से इंक्वायरी करते हैं, थोड़ा उसके बारे में। हाँ, जनरली आजकल जैसा ये जो एरा चल रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट का एरा चल रहा है, जहाँ पे हम इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, जस्ट डायल में और बहुत सारे ऐसे माध्यम है जहाँ हम अपने एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं। तो उन एडवर्टाइजमेंट से और जहाँ हम पिछला काम कर चुके हैं वहाँ से हमारे पास इंक्वायरीज जनरेट होता है। और फर्स्ट कॉल जो आता है वो किसी भी फादर का ही होता है जनरली, क्योंकि एक बच्ची के शादी के लिए एक बाप ही कॉल करता है और सबसे ज़्यादा चिंतित भी एक इंसान जो है वो एक बाप ही होता है। तो उनके कॉल को हम जो हैंडल करते हैं, फर्स्ट हमको सबसे बड़ी जानकारी जो चाहिए वो डेट्स की चाहिए कि कौन से डेट्स में उनका काम है। और सेकंड जो हम उनसे एक इंक्वायरी करते हैं वो हमारी ये रहती है कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, लोग कितने आ रहे हैं उनकी पार्टी में। ये दो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमारे हैं। उसके बाद फिर हम मेन्यू डिस्कशंस, फिर सिटिंग्स, फिर मीटिंग्स, ये सब जितने भी फॉलोअप्स हैं वो बाद का पोर्शन है। फर्स्ट प्राइमरी डिस्कशंस जो है पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स पे होता है। आपके पास जैसे इंक्वायरी तो चलिए आई, अब उसमें फिर वो कस्टमर तो अपना विजन लेकर चलते हैं, तो उनका मतलब मेन्यू डिज़ाइनिंग में आप फिर कैसे उनका हेल्प करते हो। देखिए, मेन्यू डिज़ाइनिंग के लिए मैं जो आपको पहले बताया कि फर्स्ट मीटिंग जो हमारा कॉल पे होता है, जो कॉल पे हम उनसे बात करते हैं, उस कॉल के बाद शादियों में पर्टिकुलरली मैं ये हमेशा से फॉलो करता आया हूँ शुरुआत से कि शादियों की बात, कोई भी अच्छे इवेंट, बड़े इवेंट की बात हो, कोई भी बात हो, खाने की बात टेबल पे होनी चाहिए और मीटिंग्स करना चाहिए। तो हम सेकंड हम उनको इनवाइट करते हैं हमारे ऑफिस पे, वो आते हैं, हम उनके पूरे उनका प्लानिंग सुनते हैं कि मेहमान किस तरफ के हैं, कैसा डाइट खाना पसंद करते हैं, कैसा क्यूजीन पसंद करते हैं। हो सकता है कि हम जो बना रहे हैं वो उनके लिए वो मतलब ये नहीं चलेगा, वैसा मेन्यू उनके लिए नहीं चलेगा। और मैं हमेशा से सभी को ये सजेशन दूंगा कि जो मेन्यू आप शादियों के लिए रखें, जहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा बुला रहे हैं, मेन्यू आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए जो मासेस को पसंद है, जो आपके यहाँ पे भीड़ आ रही है, जो जनरल आइटम्स जो वो लोग पसंद करते हैं,
वो आइटम्स हमको ज़्यादा सेलेक्ट करने चाहिए, ना कि वो आइटम्स जो हम डेली घर पे खाते हैं। तो ये हमारा एक फॉलो अप प्रोसेस रहता है कि हम मीटिंग करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, फैमिली के साथ बैठते हैं, और उसके बाद एक मेन्यू निकल के आता है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं, इस हिसाब से हमारा काम चलता है जी। किसी घर में अगर इवेंट है जी। और आप उस मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो जब आपके मैन पावर की शॉर्टेज पड़ गई या ऐसा, क्योंकि इवेंट जिनके यहाँ है उनके लिए तो वो एक नाइटमेयर है। जी बिल्कुल, हाँ। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते मैं हैं? इसके लिए एक आपको बहुत अच्छा कहानी बताऊंगा। मेरे साथ ये एक बहुत फेमस रिसोर्ट है हमारे शहर में, वहाँ ये घटना घट चुका है। और अप्रैल महीने का शादी था, जहाँ पे ना तो मैं और ना परिवार वाले किसी को भी ये नहीं लग रहा था कि पानी गिरने वाला है या आंधी तूफान आने वाला है। और वो गैदरिंग जो थी वो अराउंड 2200 लोगों की गैदरिंग थी, और मेरा पूरा सेटअप रेडी था, मेरे पूरे मैनेजर्स ऑन द स्पॉट थे, हम सब चीज़ें, मेन्यू सॉर्ट आउट हो चुका था, टेस्टिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए घर जाता हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, ताकि मैं भी उस पार्टी को अच्छे से अटेंड कर सकूँ। उस आधे घंटे के अंदर ऐसा तूफान आता है कि मेरा पूरा सेटअप उड़ गया, मेरी 500 से अधिक प्लेटें टूट गई। और इस कंडीशन में 2200 की गैदरिंग को जब हम एक 2200 की गैदरिंग लॉन पे कर रहे हैं और सेम 2200 की गैदरिंग एक 5000 स्क्वायर फीट के हॉल पे कर रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और उस गैदरिंग को हम लोगों ने बाय गॉड्स हेल्प, बाय गॉड्स ग्रेस, हम इतना अच्छे से किए हैं कि उस शादी से, पर्टिकुलर शादी से हमको 3 अलग अलग शादियां भी मिली हैं, और वो वीडियो मेरा सेलेक्ट हुआ और मैं अंडर 30 बेस्ट केटरिंग अवार्ड भी मेरे को दिल्ली में मिला। तो ये सब कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपका कोई भी हैंड नहीं है। सही बात। हाँ, और दूसरा जो आपका क्वेश्चन रहा कि स्टाफ का शॉर्टेज, तो ये हमेशा से पॉसिबल है, और हम सब इंसान हैं, हमसे भी होता है, उन लोगों को भी होता है। कभी कभी क्या होता है, फॉर एक एग्जांपल, अगर चार्ट के लिए जिस आदमी को खड़े होना है, हो सकता है कि ऑन द स्पॉट उसका तबीयत खराब हो गया, हो सकता है उसके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गया, उसको जाना पड़े, या तो वो उस हालत में नहीं है कि वो उस जगह को हैंडल करके खड़ा हो सके 3-4 घंटा। तो हम हमेशा से स्टार्टिंग से इस फील्ड में रहे हैं और थोड़ा थोड़ा स्टडी भी किया है, तो ये समझ में आया है कि आपको कभी भी अगर 2 लड़के लगने हैं तो आप एक्स्ट्रा 1-2 लड़के अपने साथ लेके चलो। वो इतने ट्रेंड तो होने चाहिए कि बेस बनाने के बाद एटलीस्ट वो उस चीज को कन्वर्ट करके लोगों को सर्व कर सके। तो हम हमेशा से ये केयर जरूर करते हैं कि जहां पे मेरे को फॉर एग्जांपल 50 का स्टाफ लगना है, तो मेरे पास एनी टाइम 60-65 लोग होते हैं, ताकि हम ये अनफोर्सीन कंडीशंस को भी मैनेज कर सकें। आप जैसे बोले कि टेस्टिंग सेशन, जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है वो? देखिए, टेस्टिंग प्रोसेस एक ऐसा है जो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी ज्यादातर केटरर्स टेस्टिंग वाला प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और टेस्टिंग का प्रोसेस कैसे होता है वो मैं भी बता रहा हूँ। जैसे अभी हम शादियों में क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर की शादी है, तो आप हमसे बोलेंगे कि राज जी, हमने आपका खाना कभी खाया नहीं है, तो हम कैसे भरोसा करके इतना बड़ा गैदरिंग आपको दे दें। सही। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर इंसान सभी के पार्टी में गया हो और हमारा खाना टेस्ट किया हो, और ये हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम सबको केटर कर पाए। तो बेस्ट ऑप्शन इज, जहां पे भी हम गैदरिंग करते हैं, हम उस परिवार के 3-4 सदस्यों को उस गैदरिंग में बुलाते हैं। ओके। जैसे मैं किसी भी एक सिंगल लॉन में काम कर रहा हूं, आपके घर की शादी है, मैं बोलूंगा आपके जो भी प्राइम डिसीजन मेकर्स हैं आपके घर के, आप उस वेडिंग में आइए। हम जहां काम कर रहे हैं उस परिवार से हम ये परमिशन ले लेते हैं कि हम 3 से 4 लोगों को और बुला रहे हैं, जो एक टेस्टिंग प्रोसेस हम फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में, वो करने के लिए वो आएंगे। वो आते हैं, मल्टीपल क्यूजीन्स खाते हैं, खाने के बाद जो भी चीजें उनको सही लगती हैं वो चीजें सेलेक्ट करते हैं, और ये एक टेस्टिंग प्रोसेस है जो अभी तक चल रहा है। अभी हम उस वर्ज में हैं कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी लोगों को संकोच होता है कि हम दूसरे की पार्टी में कैसे एंटर कर लें, है ना। तो एज अ केटरर एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में भी आता है, अगर मैं उनको ऑफिस में बैठाल के खाना खिलाऊं तो उनके दिमाग में ये आएगा कि 5 लोगों का खाना तो कोई भी अच्छा बनाता है। सही। घर में हम भी बनाते हैं तो 5 लोगों के लिए बहुत अच्छा बनता है, लेकिन गैदरिंग हमारी 2000, 3000, 4000 की है, तो इस गैदरिंग को आप कैसे हैंडल करोगे। तो इसी सिचुएशन से बचने के लिए ही हम लोगों को शादियों में इनवाइट करते हैं कि आप मास के बीच में आइए, खा के देखिए, हो सकता है कोई लोग आपके परिचित
निकल जाएं, परिचित निकल जाएं, उनसे भी आप हमारे रिव्यूज ले सकते हो, टेस्टिंग। तो ये हमारा एक टेस्टिंग प्रोसेस है जो हम जनरली फॉलो करते हैं। मतलब इससे एक ओवरव्यू मिल जाता है क्लाइंट्स को, जी। और वो ऑन लोकेशन आपकी सर्विसेज भी जज कर देख सकते हैं, बिल्कुल। और टेस्ट जी, भी आपको जी। ऑन लोकेशन कैसा जी। देंगे वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ पूछनी थी मुझे, जैसे कि आप लोग जब कोई डील होती है जी। तो उसमें कोई रिटर्न आप लोगों के बीच में, क्लाइंट और आपके जी। बीच में भी ऐसा कुछ जी। करते हैं क्या आप? हाँ, Contracts? देखिए ये अभी के कंडीशंस में और आजकल जैसा मेन्यू स्ट्रक्चर हो गया है, जैसा काम हो गया है, हर चीज़ हो गया है, तो दोनों तरफ से, क्लाइंट के तरफ से भी और हमारे तरफ से भी एक अश्योरेंस के लिए, एक श्योरिटी के लिए कि इस डेट में सो एंड सो अमाउंट में मैं आपके लिए इस काम के लिए बुक हुआ हूं, और ये मेन्यू ये कैटरर मेरे को दे रहा है। तो ये दोनों पॉइंट दोनों के लिए सही है। तो आजकल, पहले मैं नहीं करता था, ये प्रोसेस पे नहीं जाता था, लेकिन बहुत सारा पेमेंट हमारा रुक गया, नहीं मिला। तो ये सब कंडीशन से बचने के लिए, हालांकि पेपर वर्क मेरे को अच्छा नहीं लगता, एक बहुत नेक कार्य है शादी, इसमें विश्वास का ही काम है ये 100%, लेकिन लीगली भी आजकल सभी को जाना चाहिए और दोनों के लिए बेनिफिट, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो मैं क्लाइंट से भी और मेरे पूरे केटरर भाइयों से, इवेंट प्लानर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गो विद अ पेपर वर्क। आप जब भी चालू करें, एक पेपर वर्क के साथ स्टार्ट करें, और एंडिंग में ये चीजें, अपने टर्म्स एंड कंडीशन उनके भी और आपके भी, ये चीज क्लियर हो जाता है कि हम क्या क्या चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं, और उस ऑफरिंग के बदले आप हमको क्या पेमेंट कर रहे हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गो विथ अ प्रॉपर सेट ऑफ पेपर वर्क। अच्छा, एक पॉइंट और मेरे मन में था कि जैसे क्लाइंट्स जो होते हैं, कई बार उनका कुछ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट रहता है फूड को लेकर, जी। जैसे कि जैन फूड हो गया, जी, या जी। गार्लिक, हाँ, नॉन जी। गार्लिक। तो इस टाइप का अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं कस्टमर्स, जी। तो आप फिर उसको कैसे डील करते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। ये स्पेसिफिकली कब होता है, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन क्यूजीन ही डील करते हैं, 100% शुद्ध शाकाहारी भोजन ही हम प्रिपरेशन करवाते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए कभी कभी जो ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो गार्लिक, नॉन गार्लिक, ये वाला जो पॉइंट है, ये कब आता है, ये हम मैक्सिमम कुछ समाजों में ऐसे काम होते हैं जहाँ पे प्याज लहसुन का काम नहीं है, नहीं चलता। तो मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे काम करें जहाँ पे नो अनियन, नो गार्लिक वाला आइटम है, तो आप कुछ होर्डिंग्स और बोर्ड्स के यूज के साथ उसको स्पेसिफिकली मेंशन करें, बड़ा मेंशन करें कि ये काउंटर है, स्पेसिफिक काउंटर है जहाँ पे इस कैटरर ने बिल्कुल भी प्याज और लहसुन का यूज नहीं किया है। तो उससे जो भी उस पार्टी में आता है, जिसको भी जैन फूड का रिक्वायरमेंट है, तो उस काउंटर में वो डायरेक्ट दूर से देख के ही जा सकता है कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर जैन पीपल, स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु, मतलब सीधा वो रिस्ट्रिक्टेड है, हम अनियन और गार्लिक ले ही नहीं सकते, उनके लिए वो काउंटर है। और हमको भी एज अ केटरर, हमारे लिए भी कुछ चीजें चैलेंजिंग होती हैं, जैसे चाइनीज का सेक्शन है। ये बिना गार्लिक के चाइनीज, बिना प्याज के चाइनीज, मतलब हम सोच नहीं सकते थे पहले कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल, ऐसे सॉसेजेस हम प्रिपेयर करते हैं, ऐसे सॉसेस बनाते हैं कि अच्छा, ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, और एक नया टेस्ट आता है। ओके। हाँ, एक नया चेंज आता है, और जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां हम फिर से वही, मैं बात उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि हम होर्डिंग्स का यूज फिर करते हैं। ये सेक्शन विथ अनियन गार्लिक है, ये विदाउट है, ये ग्लूटेन फ्री है, ये शुगर फ्री है, जितने भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप कभी भी एज अ केटरर मीटिंग करने जाएं किसी क्लाइंट के घर भी, तो आपका ये फर्ज है कि आप फर्स्ट और सेकंड मीटिंग में उनसे ये पूछ लें कि भैया आपके यहाँ मैक्सिमम लोग बच्चे थोड़ी हैं, मैक्सिमम 60-65 के ऊपर थोड़ी हैं, तो सबका एक रिस्ट्रिक्शन होता है, सभी इंसान सभी चीजें नहीं खाते, तो उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए काम करें तो एक सिस्टम वाइज काम होता है। अच्छा, कुछ कस्टमर्स, मतलब उनका ड्रीम होता है कि हमारी इवेंट होगी तो हम इस टाइप से अपने स्टॉल्स करेंगे, या इस टाइप की हमारी फूड हो। तो आप कुछ ऐसा, कोई आपका एक्सपीरियंस हो कि ऐसा इवेंट आपने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था, और जैसे एग्जांपल के लिए आपने कुछ भागवत का एक इवेंट किया था, तो उसमें जनरली लोगों को पता नहीं होता कि उसमें किस टाइप का क्विजीन होगा और क्या होगा, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, जैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट फिर से आपने उठाया, भागवत वाला पॉइंट। और कोई भी एक, तो ये भागवत इवेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल था, और आजकल हर इवेंट को लोग ग्रैंड बनाना चाहते हैं। छोटी छोटी गैदरिंग्स भी लोगों को बहुत ग्रैंड लेवल पे चाहिए। तो
इस भागवत के सेक्शन में हमारे लिए पहला चैलेंज तो ये था कि उनको मेन्यू पूरा चाहिए जैसा शादी में होता है, हाँ, लेकिन बिल्कुल प्याज लहसुन नहीं चाहिए, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सात्विक भोजन होना चाहिए। हाँ, सात्विक भोजन अर्थात जिसमें कम मसाले यूज होते हो, हम्म, है ना, प्रॉपर शुद्ध घी से उसका प्रिपरेशन होता हो, तेल का यूज मिनिमम होता हो। तो ये प्रिपरेशन जब हमने चालू किया धीरे धीरे, एक मन में एज अ केटरर, एज अ इवेंट प्लानर, एज अ फोटोग्राफर, एनी टाइम थोड़ा सा डर तो होना चाहिए। होना चाहिए। अगर आप काम चालू करने से पहले थोड़ा डर नहीं है, मतलब आप अपने काम के प्रति सीरियस नहीं है। सीरियस नहीं है, तो सही वो बात। डर तो हमको भी था हाँ, कि स्टार्टिंग में यार कि प्रॉपर पनीर का सब्जी और विदाउट अनियन गार्लिक और स्वाद वैसा ही, ये कैसे पॉसिबल है। तो फिर हमने भी एक रिसर्च किया, उस रिसर्च के बाद ये उसका निष्कर्ष निकला कि हर चीजें अच्छे लेवल पे अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रिपरेशन करते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और हमेशा से इस तरह के मीटिंग्स में और इस तरह के गैदरिंग्स में हमारे लिए जो सबसे बड़ा हेल्प करते हैं, भागवत हो रहा है मतलब आप ईश्वर के लिए ही करा रहे हो ना, हाँ, सिंपल, बिल्कुल। उसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। हाँ। तो अगर भगवान उस घर में भी आ रहे हैं तो हमारे खाने में भी आ रहे हैं। हाँ, तो हम हमेशा से उसको अपना प्राइमरी पॉइंट मान के चलते हैं हाँ। कि कोई भी मिस्टेक्स हम अपना काम चालू करने से पहले और अंत में दोनों टाइम हमारे प्रेयर्स होते हैं, हमारी मीटिंग्स में हम ईश्वर के नाम पे ही काम चालू करते हैं। तो हमको हमेशा से ये भरोसा है कि जो भी खाना हमारे लिए बना रहे हैं और जो हमको बुला रहे हैं, उनके घर में भी अच्छा होगा और हम जो खाना खिला रहे हैं वो खाने के बाद भी उनका मन भी संतुष्ट होगा। तो आप जैसे हमारी प्रायोरिटी तो अच्छी सर्विसेज देना है, जी, अच्छी फूड सर्विसेज देना है, टेस्ट देना है। तो मेन क्वेश्चन में जो इस पॉडकास्ट का जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, आखिरी में बात आती है बजट की। हाँ। तो बजट पे ये लाइन सबसे फिट आता है कि जितना महंगा उतना अच्छा। अच्छा, हाँ। बट आप कभी कभी कुछ क्लाइंट आते होंगे जो जी। आपको बजट एक दे देते हैं जी, जिसपे जी। आपको क्वालिटी बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जी। आपको अपनी सर्विसेज जी। देनी है, तब आप उसको कैसे डील करते हैं? नितिन भैया, इसमें ना एक अभी की शादियां जो अभी का ट्रेंड है, अभी के बच्चे सब ऑनलाइन हैं, हाँ, कुछ ये चीज आपके साथ भी होता होगा, ये पिंटरेस्ट के इमेजेस हमारे पास आते हैं कि भैया हमको ऐसा काम चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं क्लाइंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार उस पिंटरेस्ट का बैकग्राउंड चेक कीजिए कि ये किस वेन्यू में हुआ है। सही बात। मैं अगर किसी 5 स्टार 7 स्टार में कुछ भी चीज रख दूं हम्म, और उसको प्रेजेंट कर दूं और आप उसका फोटोग्राफी कर दो तो वो 100% अच्छा दिखेगा, अच्छा ही क्योंकि दिखेगा। बैकग्राउंड इतना अच्छा है। तो ये पॉइंट लाने का ये मेरा मोटिव है कि आजकल एवरीथिंग इज प्रेजेंटेशन। बस। खाना खाने से पहले दिखाना अच्छा जरूरी है। हाँ, तो आप किसी को भी अपने पार्टी में एंट्रेंस देते हो, लोग एंटर करते हैं, वो खाने का पूरा मल्टी क्यूजीन्स देखते हैं, यार काम तो अच्छा है, हाँ। अभी तक टेस्ट नहीं हुआ खाना लेकिन काम अच्छा है। प्रेजेंटेशन और से ही वहाँ पहुँच। मतलब उसको उस लेवल तक करने के लिए, उस प्रेजेंटेशन को वैसा प्रिपेयर करने के लिए सिंपल है, पैसा तो लगता है क्योंकि मैन पावर लगता है। हाँ, मैन पावर लगता है तो बड़े लोग आते हैं उसमें, दिल्ली से, रायपुर से, भोपाल से, हर जगह से लोग हायर किए जाते हैं उस प्रेजेंटेशन के लिए। आजकल फूड डिपार्टमेंट अलग हो गया है, फूड डेकोर का डिपार्टमेंट अलग हो गया है। ओके। तो बजट वाला जो पॉइंट है, देखिए खाने में आप कभी भी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द फूड यू आर ऑफरिंग। आप उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग आप जो कर सकते हैं आप अपने प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं, कोई भी चीजें। आपको पूरा गोल्डन सेटअप सेलेक्ट किया है तो हो सकता है उसका बजट 5 लाख अबव है, हाँ, आप गोल्डन पे मत जाओ, आप एक मिक्स उसमें चले जाओ, तो हो सकता है आपके बजट में आ जाए वो चीज। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। प्रेजेंटेशन को अगर आप थोड़ा बहुत कम कर लेते हो, और महंगे मेन्यूज को, अगर बहुत सारे आइटम्स है जो हमको भी महंगे पड़ते हैं, हाँ, अगर हमको महंगा पड़ेगा तो वो बट नेचुरल है कि वो क्लाइंट के लिए भी महंगा होगा। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी एक स्टडी कर लें कि कौन सा मटेरियल उस केटरर को महंगा पड़ता है, उस चीज को आप स्किप करो, उसकी जगह और कुछ ऐड करो। हो सकता है वो एक आइटम की जगह वो केटरर आपको 3 अलग अलग आइटम्स ऑफर कर दे, हाँ, तब भी उसकी कॉस्टिंग ठीक आ जाए। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्रॉपर एक मेन्यू स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपका गेस्ट लिस्ट कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी है, पूरे वीवीआईपीज हैं, ये आप पहले एक स्टडी आप कर लीजिए, वो मेन्यू हमको दीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि एक परफेक्ट प्रैक्टिकल बजट अपना बना के चलें। क्लाइंट्स भी एक अपना प्रॉपर बजट बना के चलें जो प्रैक्टिकल होना चाहिए।
तो उस प्रैक्टिकल बजट को उस केटरर के पास लेके आए, उस पर फिर डिस्कस करें, तो हो सकता है कि बेस्ट सॉल्यूशन वो केटरर आपको दे दे। सही बात है, हर बजट में हर जी। चीज फिट Possible नहीं नहीं, होता हाँ है जी, और वो जी। पॉसिबल भी जी। नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे आप बताए कि गेस्ट को लेकर एक मेरे मन में सवाल आया कि जैसे आप इस प्रॉब्लम से कैसे फेस करते हैं कि आपको नंबर ऑफ गेस्ट और उसमें सर्व होने वाली फूड की क्वांटिटी, आप वहाँ पर ऑन लोकेशन कितनी फूड की क्वांटिटी होगी और सर्विंग्स को लेकर आपकी, उसमें कुछ बताइए। ये एक इतना बड़ा इशू है, फूड मैनेजमेंट और फूड वेस्टेज, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। जहाँ पे हम फूड मैनेज कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल 1000 की गैदरिंग है, तो एज अ केटरर मेरा तो ये मोटिव होगा कि कोई भी चीज़ लास्ट तक खत्म नहीं होनी चाहिए, पहला। और दूसरा, फूड वेस्टेज, अगर कोई भी सामग्री मेरी बल्क में बचती है तो उसका क्या मैं करता हूँ, वो खाना तो यूज नहीं होगा, है ना। तो इस पॉइंट को एज अ केटरर हम कैसे मैनेज करते हैं, हम लोग, आप पहले अगर ध्यान दिए होंगे नितिन भाई, तो आज से 5 साल 10 साल पहले की जो शादियां होती थी, उसमें 2 सब्जी, 1 मीठा, 1 दाल, 1 पुलाव, 1 रोटी और पूड़ी, ये मेन्यू है शादी का। चाट गुपचुप खत्म, यहाँ से एंड हो जाता। और आप ये भी ध्यान दिए होंगे कि जब भी हम 10:30 बजे के बाद गए होंगे, हमको खाना नहीं मिलता था। सही बात है ना, या तो गुपचुप बचा है, या तो चाट बचा है, या तो 1 सब्जी बचा है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही कभी कभी हमारे पास आज भी कोई पेरेंट्स आते हैं जिनका कंसर्न होता है कि इतना बड़ा मेन्यू क्यों, आप ये आइटम्स काटो, मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम ऐसे नहीं होता। आइटम्स को बढ़ाने का कारण उस केटरर का क्या है कि लोग डिवाइड हो जाते हैं। आप अभी देखे होंगे, चाइनीज क्यूजीन है, इटालियन है, फिर अपन कॉन्टिनेंटल्स में बहुत कुछ बनाते हैं, ग्रीक हंगेरियन बनाते हैं, साउथ इंडियन बनाते हैं, मेन कोर्स का बहुत बड़ा सेक्शन होता है, पंजाबी का सेक्शन बहुत बड़ा है। तो आप ये हमेशा ध्यान दिए होंगे कि आजकल की पार्टियों में लोग डाइवर्सिफाइड होके घूमते हैं। हाँ। 300 लोग पंजाबी सेक्शन में हैं, 200 लोग इंडियन में हैं, 300 लोग इटालियन में हैं, कुछ तो इससे चाइनीज क्या में होता है, है, कुछ हाँ, हाँ। तो इससे हमारा खाना डिवाइड हो जाता है। हाँ। और उस डिवीजन में प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फूड हमारे लिए पॉसिबल है। तो किसी भी एक क्यूजीन में दबाव नहीं पड़ता है। जब हम कम छोटा छोटा मेन्यू में काम करते हैं, तब एक सब्जी पे दबाव पड़ा, वो खत्म हो गया, फिर क्लाइंट को भी एक पॉइंट मिला और हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो मेरा सभी क्लाइंट से रिक्वेस्ट है कि किसी भी केटरर को सेलेक्ट करने से पहले आप एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएं अपने मेन्यू का, ताकि आपकी गेस्ट लिस्ट के हिसाब से वो खाना सबको पुर सके और सभी आपकी पार्टी का सही तौर पे आनंद ले सके। तो जैसे आप बता रहे हो, उसी हिसाब से मैं देखता हूँ कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना पड़ता होगा आपको कई बार। हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें कभी कस्टमर लास्ट मिनट में कोई ऐसा हाँ। रिक्वेस्ट कर दिए कि हमको ये डिश चाहिए, जी, जी। आप उसको फिर कैसे हैंडल करते हैं? अब लास्ट मिनट चेंजेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेंशन मैनेजमेंट, मैन पावर मैनेजमेंट, और इन सब को अगर आप डील कर सकते हो, तभी आप इवेंट इंडस्ट्री में आपका वेलकम है। और एल्स आप कोई भी और धंधा कर सकते हो। इवेंट इज कंप्लीटली फुल ऑफ स्ट्रेस, फुल ऑफ टेंशंस, फुल ऑफ स्लीपलेस नाइट्स। आपको नींद से प्यार है तो आप केटरिंग मत करो, फोटोग्राफी मत करो, इवेंट प्लानर मत बनो, है ना। तो इन सब चीजों को हम कैसे मैनेज करते हैं? कभी कभी क्या होता है, अब फिर से ये क्लाइंट्स का भी एक पॉइंट है और मेरा भी एक पॉइंट है। आप जब भी किसी केटरर के पास मीटिंग के लिए जाएं, तो आप अपने परिवार के प्राइमरी डिसीजन मेकर्स को लेके जाएं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि प्राइमरी डिसीजन मेकर्स, पहले क्या होता है, पहले हमारे पास बच्चे आते हैं, बच्चे आके भैया ये मेन्यू है, ये चीजें हैं और ये फाइनल है। फिर हम उनसे पूछते हैं कि इज इट फाइनल, तो ओके होता है। फिर हमको इवेंट से हफ्ता भर पहले फोन आता है कि भैया पापा को ये चीजें पसंद नहीं आ रही है, ये हटा दो, ये हटा दो। ये चलिए ऐड एक कर हफ्ता दो। पहले किए, हटा दिए। हम रिसेप्शन में आ गए। रिसेप्शन में आए, भैया हमारे यहाँ के जीजा जी तो जलेबी खाते ही नहीं है और आप जलेबी रखे हो, और जीजा जी को खुश रखना, और जीजा जी को खुश रखना है। और जीजा जी प्राइमरी आदमी है, फूफा जी हो जीजा गए, जीजा जी फूफा, हो गए। ये एकदम प्राइमरी है। हाँ। तो अब हम क्या करें? अब तुरंत ऑन द स्पॉट चेंजेस जो हैं, देखिए वॉट एवर इज पॉसिबल वो मैं भी करता हूं और वो पूरे केटर भाई हमारे करते हैं। जो पॉसिबल चीजें हैं वो सब इवेंट प्लानर्स करते हैं, सब फोटोग्राफर्स करते हैं। आप कोई कोई चीजें इतना इम्पॉसिबल मत बोल दो। जलेबी को रसगुल्ले में बदलने में हम कोई जादूगर नहीं है, हम भी इंसान है, हमको टाइम लगता है।
तो सभी से रिक्वेस्ट है, लास्ट मिनट चेंजेस आर एंटरटेन्ड अनलेस एंड अनटिल और बिफोर 10 days, बिफोर 15 days आप पूरा अपना फाइनल कर लो, क्योंकि वेडिंग सीजन में आपके लिए वो एक डेट है, आपके लिए 23 नवंबर एक डेट है, 24 नवंबर एक डेट है, लेकिन वो कैटरर उससे एक महीना पहले से काम कर रहा है और उसके एक महीने बाद तक काम करेगा। तो आप थोड़ा सा इंसानियत को भी पॉइंट आउट करते हुए, और बाकी पूरे कैटरर से भी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये होते रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे, लोगों को आपका मतलब सबके टेस्ट बर्ड्स अलग हैं, आप सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में ना लें और अपना काम निरंतर करते रहें, और जितना हो सके जब भी आप फ्री हो आप जिम ज्वाइन करो, थोड़ा एंटरटेनिंग पार्ट रहो, गाने गाते रहो, गाने सुनते रहो, तो इससे आप एक स्ट्रेस रिलीविंग का जो पार्ट है वो आपको ये सब चीज़ों से मिलेगा। तो आप अपना जीवन एंजॉय करो। 6 महीने का धंधा है हमारा, 6 महीने तो खाली रहते हो, तो उस 6 महीने में जो भी अपने हेल्थ को थोड़ा बहुत ध्यान दे सकते हो, कि ताकि थोड़ा बहुत जो पेट अभी अंदर करके बैठे हैं ये जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप कुछ कुछ एक्टिविटीज कंटिन्यूअसली करते रहो। बड़े इवेंट्स में भैया जैसे फूड सेफ्टी एक बड़ा कंसर्न है, तो आप उसको लेकर कैसे करते हो, फूड प्रिपरेशन को लेकर वैसे काम? देखिए, फूड सेफ्टी, और ये बड़ा इवेंट हो या छोटा इवेंट हो, 50 लोगों का इवेंट हो, 20 का हो या 2000 का इवेंट, फूड सेफ्टी को प्राइमरी कंसर्न रखना चाहिए किसी भी क्लाइंट को और किसी भी केटरर को। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, ये हम जो पहला पॉइंट हमारा था फर्स्ट मीटिंग, आप फर्स्ट मीटिंग करें, तो मैं सभी क्लाइंट से रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि आप लोग उस केटरर से अपना मेन्यू दिखा के बजट पूछने से पहले ये तो पूछिए कि वो क्या इंग्रेडिएंट्स लगा रहा है, कौन से लेबर्स आपके पास लेके आ रहा है, किस क्वालिटी में काम करके दे रहा है। ये 3 पॉइंट आप हमेशा सभी केटरर्स के सामने रखिए। और केटरर से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना नेचुरल कलर्स और जितना नेचुरल फूड लोगों को खिलाओगे, उतना लोगों के आदत में आएगा और लोग हमको अपनाने लगेंगे। अभी हम मंचूरियन खाते हैं, मंचूरियन हमको एकदम लाल चाहिए, रेड। अगर वो थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा है, मतलब यार क्या बनाया, ये मजा नहीं आ रहा। वो लाल क्यों दिख रहा है? भैया उसमें कलर डला है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। हाँ, बच्चों को तो खाना ही नहीं चाहिए, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज खा ही नहीं सकती चाइनीज, लेकिन हमको दिमाग में हमारे क्या है, मंचूरियन का कलर लाल है तो वो बढ़िया प्रिपरेशन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान दीजिए, आप कभी भी कोई सस्ते कलर्स, खराब कलर्स किसी ढाबे में, किसी होटल में खा के आते हैं ना, तो आप हमेशा से ध्यान देंगे कि आप हाथ धोने के बाद भी हाथ लाल रहता है, पे रच जाता है। अब आप सोच लो, जो कलर पानी से नहीं धुल रहा वो अंदर जाके कैसे पचेगा और वो क्या रिजल्ट्स देगा। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि नेचुरली भी कलर्स बनते हैं। अच्छा हल्दी खरीदिए, अच्छा हल्दी पिसवाइए, अच्छा मिर्च खरीदिए, उसको खुद पिसवाइए, उसका यूज कीजिए। और लोगों को भी आपको एजुकेट करने की जरूरत है। एज अ केटरर आपको बताना है कि मेरी कॉस्टिंग 5 रुपए ज्यादा क्यों है। उसका कारण ये है कि मैं हर चीजें नेचुरली यूज करता हूं। और हम एज अ केटरर, एज अ इवेंट प्लानर, आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप वही खाना ऑफर कीजिए जो आप अपने घर वालों को देते हो। जो आप अपने बच्चों को खिला सकते हो वही दूसरों के बच्चों को खिलाओ। तो क्वालिटी मेजर्स और सेफ्टी, फूड सेफ्टी, ये मस्ट है और इसको प्राइमरी सेक्टर में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए, जो कि लास्ट पॉइंट है ना। हमेशा से भारत में फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी इज ऑलवेज मतलब लास्ट। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है और मेरा हमेशा से एक कंसर्न रहा है कि जहां जिस परिवार से हमको ये लगता है कि इनको क्वालिटी प्रेफरेंस परिवार है, ये इनको खाने का अच्छा परख है, ये शुद्ध और अच्छा खाना खाना चाहते हैं, हम काम वहीं लेते हैं। नहीं तो हम अपने आप को और आपको रिस्क में नहीं रख सकते। तो ये मेरा पॉइंट है और ये रिक्वेस्ट है कि फूड सेफ्टी को आप सबसे ऊपर रखिए हमेशा। हर चीज़ों में, मतलब फूड में भी आपको सर्विसेज को लेकर डेडलाइंस और ये सब तो रहता है, बट कभी आप रिमोट लोकेशन में जाते हो या आउट किसी दूसरे सिटीज में जाते हो, तो लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस को कैसे आप टैकल करते हो? मतलब अब देखिए, ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो बजट में भी आता है। लॉजिस्टिक्स भी ऐड होता है ना बजट में, तभी प्लेट की कीमत बढ़ती है।
तो रिमोट लोकेशंस पे काम करने में और प्रॉपर एक सेटअप लॉन्स में काम करने में, वेडिंग रिसोर्ट्स में काम करने में, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लॉन्स और रिसोर्ट्स में जितने भी हमारे रिसोर्ट के ओनर्स हैं, हमारे भाई हैं सब, वो हमको एक अच्छा प्रिपरेशन करके दे देते हैं। हम जाते हैं और सिर्फ अपना खाना बनाते हैं, किचन सेटअप ऑलरेडी रहता है, वो हमको क्लीन किचन देते हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम उनको भी साफ करके वो किचन वापस करते हैं। तो ये सेटअप वो बना होता है। लेकिन हम कभी कभी ऐसे लोकेशंस में काम करते हैं जहाँ पे हमको एक 2 एकड़ का खेत दे दिया जाता है। डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया, या फिर जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो फिर भी एक सेटअप में वेन्यू है, एक वेन्यू है। लेकिन मैं जो आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, 2022 की एक शादी है, एक बहुत लेविश वेडिंग थी, जिसमें करीब 3200 से ज्यादा गेस्ट थे और पूरे डिग्निटरीज थे, पूरे वीवीआईपीज थे। और वो काम में हमारा साथ इंद्रदेव ने तगड़े से दिया था। उतना पानी कभी नहीं गिरा होगा जितना 2022 जुलाई में गिरा था। और वो पानी में, वो इतना रिमोट लोकेशन था कि वो एक खेत था जहाँ पे हमको 1.5 एकड़ में डोम बनाना था। उस डोम के अंदर हमको काम करना था, और काम करना तो ठीक है, उसमें हमको 5000 स्क्वायर फीट का अपने लिए किचन बनाना था। तो किचन बनाते वक्त हमसे एक छोटा सा मिस्टेक मेरे से क्या हो गया कि हम लोगों ने, पानी का हमको कुछ पता नहीं था कि पानी ऐसा अचानक से इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग उसको पूरा कवर नहीं करा पाए, पूरा शेडिंग नहीं करा पाए, वाटर प्रूफिंग नहीं करा, जल्दी में, क्योंकि हमको डोम को कवर करना था। तो किचन हमारा, आप मानेंगे नहीं, 2 से 3 फीट किचन हमारा पानी में था। तो ये एक ऐसा चैलेंज था। और इसमें लॉजिस्टिक्स कैसे ऐड होता है, हम जितनी तखत अपने लिए लेके आए थे वो सब तो पानी में ही है। अब फिर से एक ट्रक आएगा, फिर एक ट्रक सामान आएगा, जो भीग गया वो तो भीग गया, तो फिर 2-3 ट्रक फिर सामान आया, और हम 3 फीट के ऊपर और एक 3 फीट 6 फीट के ऊपर बैठ के हम खाना बनाए। तो ये इतना बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो मैं सभी कस्टमर से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप अपना लोकेशन सेलेक्ट करने से पहले हमेशा उस जगह की एक्सेसिबिलिटी भी चेक कीजिए कि वहां पे क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द पार्टी लोग ये नहीं समझते, क्यों नहीं आया उनको मतलब नहीं है। लेकिन आप बिलासपुर से 300 किलोमीटर दूर जाके शादी कर रहे हो, और उस 300 किलोमीटर की वेन्यू के आसपास 20 किलोमीटर तक उस केटरर को कुछ भी चीजें एक्सेसिबल नहीं है, कोई चीजें उसको मिल ही नहीं रही है, सब चीज उसको ट्रक में भर के लाना है। तो जो हमारी कॉस्टिंग ऐड होती है ना, फिर इसमें बजट वाला पॉइंट आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है, वो इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज होगा ही होगा। मेरे को 6 ट्रक सामान लगना है, मैं 8 रखूंगा, क्योंकि मैं बार बार भाग नहीं सकता, बार बार वो कॉस्ट इनकर नहीं हो सकता। तो बेस्ट ऑप्शन इज कि आप कभी भी कोई भी रेकी करने जाएं किसी भी वेन्यू का, तो आप हमेशा से इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि लॉजिस्टिक्स भी इसमें हमेशा ऐड होगा। हाँ, और उसको कौन बियर करेगा, वो अल्टीमेट बियरर जो उनके हैं वो कस्टमर्स हैं। तो जो हमारी प्लेट की कॉस्टिंग होती है उसमें लॉजिस्टिक्स भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और हम जब भी ट्रेवल करते हैं हम ये अपनी तरफ से एक अश्योरेंस रखते हैं, क्योंकि आजकल मेरे सेक्शन में छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे वेंडर्स हैं जो लोकली अवेलेबल हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं यहाँ से जाके बालोद में काम करूंगा, तो बालोद में अगर मैं बिलासपुर से सामान लेके जाऊं तो मेरी कॉस्टिंग तो 200 किलोमीटर की बढ़ गई ना। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए वो महंगा हो गया और मेरे को उसके बजट में भी काम करना है। बेस्ट ऑप्शन इज आप अपनी प्लानिंग स्ट्रांग रखिए, आप अपना मैन पावर मैनेजमेंट ऐसा रखिए, और आप सीधा सीधा सर्विस केटरिंग एक सेक्शन आजकल चालू हो चुका है, एक सेक्टर है सर्विस केटरिंग। एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग आते हैं, अपने काउंटर्स लगाते हैं, पूरा सामान सजाते हैं, हम सिर्फ खाना बना के सर्व करते हैं। तो इससे क्या हुआ, बालोद से नियरेस्ट है दुर्ग, दुर्ग में नहीं मिला तो रायपुर में मिल गया। वो लोग अपना पूरा सेटअप लगाते हैं, सामान धोते हैं, ले जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, मेरा 120 किलोमीटर का जो कॉस्टिंग है वो बच गया, लॉजिस्टिक्स मेरी बच गई, और वो कॉस्टिंग अल्टीमेटली कस्टमर का भी बच गया, क्लाइंट की सेविंग हो गई। आप अपना चैनल अच्छा बनाइए, अपनी नेटवर्किंग अच्छी कीजिए, तो आपके लिए लोग हर शहर में अवेलेबल हैं। आपको कुछ भी चीजें यहाँ से लेके जाने की आवश्यकता नहीं। कई बार ऐसा होता है कि इवेंट जो है वो एक थीम पे है। जी। जैसे आप बोले कि खाना टेस्ट तो अच्छा आना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, तो आप वो इवेंट के एस्थेटिक को कैसे मैच करते हो? ऐसा कोई एग्जांपल आपका, ऐसा कुछ? अब
एक मैं अपन 2 दिन के वेडिंग का एग्जांपल लेते हैं। अब आप लोग भी जब जाते होगे फोटोग्राफी की मीटिंग के लिए तो आपको भी ये बताया जाता होगा कि फर्स्ट डे पूल पार्टी और कार्निवल थीम है, ठीक? तो आप लोग भी अपना प्रिपरेशन वैसे करते हो। हम उस पूल पार्टी और प्रिपरेशन में हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं? पहले क्या होता था, उस पूल पार्टी में भी आप वही ब्रेकफास्ट कर रहे हो, रूटीन वाला, सेम चीज। अभी उस पूल पार्टी को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने के लिए थोड़ा हम भी कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं, हम भी उस थीम में आना चाहते हैं, हम अपने लड़कों को भी वैसा ड्रेसअप देते हैं, हम पॉपकॉर्न ऐड करते हैं, हम छोटे मोटे टिडबिट्स ऐड करते हैं जो उस पूल पार्टी और कार्निवल के एंजॉयमेंट के हिसाब से हो। तो प्रेजेंटेशन आजकल प्राइमरी फैक्टर हो गया है किसी भी वेडिंग को डिजाइन करने से पहले। एज अ केटरर आपको ये जरूर अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है कि उस थीम के को बेस में रखते हुए हम अपना खाना कैसा अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं। आप दिन के लंच में आ जाओ, लोगों के यहाँ मारवाड़ी शादियों में, जैन फैमिलीज में और मैक्सिमम फैमिलीज में सजन गोट का एक कार्यक्रम होता है जहां पे 2 फैमिलीज आपस में बैठ के खाना खाते हैं और हमारे लड़के सर्व करते हैं। सजन गोट जो पैटर्न है वो राजस्थानी एक थीम है। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम गोल्डन थालों पे, सिल्वर थालियों में, कॉपर की थालियों में प्रॉपर सर्विंग कराते हैं और हमारे लड़के जो होते हैं, हमारे सर्विस वाले जो होते हैं, वो भी राजस्थानी थीम में होते हैं, वैसे ड्रेस उसी ड्रेसअप में होते हैं। और हम ये पूरा 100% कोशिश करते हैं कि वो लोग भी राजस्थान से हों, तो ऑथेंटिक जैसे वो आते हैं तो राजस्थान का कोई वो लोग डायलॉग बोल दिए या फिर कुछ उस थीम में बात कर लिए। तो इससे एक हमारा इंप्रेशन भी ऐड होता है और एक बेसिक टेस्ट जो एकदम ऑथेंटिक राजस्थानी स्वाद है वो भी लोगों को मिलता है। पंजाबी थीम आप देखे होगे जहाँ पे लोग आजकल खाट बिछा के पार्टियों में अपने पंजाबी भाई लोग फेंक के रोटियां बना रहे हैं और कुछ बोल के चिल्ला के खिला रहे हैं। तो ये सब थीम बेस्ड वेडिंग्स होता है जिसमें हमारे लिए भी एक रिसर्च बहुत जरूरी है। और एज अ केटरर सभी से रिक्वेस्ट है कि बिफोर ऑफरिंग एनीथिंग टू द कस्टमर आप पहले अपने आप को वहां पे रख के देखिए कि अगर ये चीज आप अपने लिए करोगे तो कैसा लगेगा, तो उस थीम को फिर आप ऑफर करो। आजकल बेसिक चीजें लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हम चाय की टपरी में जाके चाय पीना पसंद करते हैं, तो जरूरी नहीं है स्टील के काउंटर में आप चाय बनाओ, अरे आप चाय का ठेला ही लगा दो चक्के वाला। लोगों को आजकल एकदम रॉ चीजें पसंद आ रही है, यूनिकनेस चाहिए कई लोगों को। नया चीजें चाहिए, इजी चाहिए। इजी चाहिए। गुपचुप है, गुपचुप को घुमा दो, गुपचुप को ठेले में लेके ही आप लॉन में घुमा। कुछ चीजें ऐसी है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। राजस्थानी चाय का काउंटर बहुत अच्छा होता है। एक कुल्लड़ में लड़का एक अपना किट लेके ऊपर घूमता है, जहां भीड़ दिखता है वहां रुकता है, वो चाय पिलाता है। ये कुछ चीजें अच्छी हैं। और प्रेजेंटेशन में और क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, आप अपने लड़कों को अच्छा ड्रेसअप दो, थीम के हिसाब से उनका ड्रेसअप दो, आपके मैनेजर्स अच्छे होने चाहिए। तो ये सब कुछ है जिसको आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन और थीम बेस्ड वेडिंग्स में आप सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। जैसे आप पोस्ट इवेंट, अपन जैसे किसी इवेंट करने के बाद अपने क्लाइंट से फीडबैक लेना भी ज़रूरी है, तो आप कोई एग्जांपल बताइए जिसमें आपको कुछ ऐसा फीडबैक क्लाइंट ने दिया और आपको इम्प्रूव करना पड़ा, अपना सर्विस बहुत हेल्पफुल हुआ। ऐसा कुछ है? एक बहुत अच्छा ना ये एक शानदार पॉइंट है। और फीडबैक तो ऐसा है कि पहले मैं जब भी हमारी बहनों की शादी हुई, भाइयों की शादी हुई, जब हम छोटे थे, जब हम इस फील्ड में नहीं थे, तो हमेशा से हम ये देखते थे कि जो ओनर है केटरिंग का, वो खाना प्रिपरेशन करवाया, वो दूसरे साइट में चला गया, वहां का प्रिपरेशन कराया, तीसरे साइट में चला गया। अब ये हैंडल कौन कर रहा है? मैनेजर्स। ये पूरा जितना भी फूडिंग, ये वो सर्विसिंग, सब चीजें कौन कर रहा है? उनके मैनेजर्स कर रहे हैं। एज अ ओनर, एज अ केटरिंग ओनर, आपकी ये प्रमुख जिम्मेदारी है कि आप जिसको भी सर्व कर रहे हैं उनसे आप खुद जाके रिव्यूज लें। और ये मैं आज से नहीं, स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए, आपको भी ये समझ में आता है, कभी कभी क्लाइंट्स भी बदमाशी करते हैं भाई, क्योंकि उनके पास हमारा एक हैवी अमाउंट बचा होता है। वो अमाउंट कभी कभी किसी का नियत ही नहीं होता कि वो अमाउंट हमको दें, तो इसलिए भी पूरा खाना खत्म हो गया, बेहतरीन आया, लेकिन जिससे हमको पैसा लेना है उसको अभी भी लग रहा है कि सब्जी में तो नमक गड़बड़ था यार। अभी भी वो 1000 लोगों को नहीं लगा, ये परम एक ही आदमी को लग रहा है जिससे आप डील कर रहे हो। तो ये सब चीजें भी होती रहेंगी, सब चीजें। लेकिन एज अ ओनर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जाके उनसे अपना रिव्यू लो। और मेरे साथ ये बहुत शानदार एक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें एक सज्जन ने एक बेहतरीन
रिव्यू मेरे काम के लिए दिया था, और वो काम को मैं बहुत पॉजिटिव वे में लिया। मतलब मेरे साथ क्या होता था, मैं हर चीज को बेस्ट करने के चक्कर में अपने लिए रख लेता था। ओके। मतलब खाना किचन से बना आया तो उसको किचन से वहां भिजवाने तक का काम मेरा, फिर खाना देखने का जिम्मेदारी मेरा, टेस्ट करने का जिम्मेदारी मेरा। तो वो अंकल देख तो रहे थे कि लड़का बहुत मेहनती तो है, लेकिन सब चीज अकेले कर रहा है। और उस अकेले करने के चक्कर में मेरा बीपी लो भी हुआ, मैं एक बार एडमिट भी हुआ। अरे बाप रे। तो अंकल मेरे को बुला के बोले, बेटा शानदार काम है आपका, बहुत बेहतरीन सब चीजें हैं, आप अपने अंडर अपने जैसे, यदि हो सकता है तो आपसे भी अच्छे 2-3 लड़के रखो, 2-3 हेल्पिंग हैंड्स रखो। तो आज मेरी टीम में सब मेरे भाई हैं, जो भी हैं सब लोग, वो उस अंकल के इस रिव्यू से ही मैं टीम बढ़ाया। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया, और हम प्री इवेंट पोस्ट इवेंट हम मीटिंग्स लेते हैं। उन मीटिंग्स में हम क्लियर बता देते हैं कि भाई आपका काम ये है और आपको यही चीजें करनी है। तो इस रिव्यू से शायद हमारे ग्रोथ में बहुत हेल्प हुआ, और आज हम जो भी काम कर रहे हैं ये रिव्यू को पॉइंट में रखते हुए कर रहे हैं, और बहुत अच्छा हेल्प हुआ मेरे बिजनेस को ग्रो करने में। और अभी भी मैं जो भी इवेंट्स करता हूं, मैं उस क्लाइंट से भी प्रॉपर वीडियो में एक अपना भी रिव्यू लेता हूं, और उस रिव्यूज को ही देख के हमको काम मिलता है। टेस्टिमोनियल वीडियोस देते हैं, और हमारा प्राइमरी मोटिव इन सर्विस इंडस्ट्री इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अगर आपका कस्टमर आपसे खुश है ना, तो आपको एक कस्टमर 10 शादियां देगा, और वही एक कस्टमर 10 शादियां जो मिलने वाली हैं वो कैंसिल भी करवा सकता है। उसको बस इतना बोलना है कि यार ठीक नहीं है। और हमेशा ये याद रखिए, स्वाद, प्रेजेंटेशन, आपका सर्विस, सब चीजें लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपका नेचर और आपका टुवर्ड्स वर्क, आपका जैसा मोटिव है आपके काम के प्रति, वो लोग हमेशा याद रखते हैं आपके अप्रोच को। तो काम में अपना अप्रोच अच्छा रखिए, पॉजिटिव रहिए, और काम हमेशा आपका अच्छा होगा, और रिव्यूज लेते रहिए। राज भैया, अपने को एक और था क्वेश्चन, जैसे कई बार क्या होता है, वेडिंग जैसा इवेंट है, मुहूर्त वाला इवेंट है, और एक ही डेट में मल्टीपल असाइनमेंट्स आ जाते हैं, तो आप उस टाइम कैसे आप प्रोजेक्ट्स लेते हो, क्या करते हो? अब जैसा अपन पहले भी बात की कि अपना जो बिजनेस है, इवेंट इंडस्ट्री जो है वो 6 मंथ्स का इंडस्ट्री है। मतलब 6 महीने आजकल शादियां होती हैं प्राइमरली, और 6 महीना हम अपने प्रिपरेशन में रहते हैं, खाली तो बिल्कुल नहीं रहते। उस 6 महीने को कवर करने के लिए भी हमको 6 महीने का प्रिपरेशन लगता है। और क्योंकि मुहूर्त एक है, और इंडियन ट्रेडिशनली हम इंडियंस चलते हैं मुहूर्त के हिसाब से, तो उस सेम डेट में 3-3, 4-4 इंक्वायरीज आती हैं। और आप अगर मल्टीपल शादियां लोग करते हैं, अगर आप मेरे बिजनेस का पूछें, तो मैं तो ये 100% कोशिश कर रहा हूँ, और अभी तक करते आया हूँ कि सिंगल डे सिंगल इवेंट ही मैं लेता हूँ। क्योंकि और मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे अवेलेबिलिटी आपकी हो, खुद की हो, तो वहां पे आपका काम और अच्छा होता है और निखर के आता है। और जो भी लोग आपसे डील किए हैं, वो अगर आपका ही चेहरा आपके इवेंट में ड्यूरिंग द इवेंट पूरा लास्ट तक का देखते हैं, तो उनको भी एक मन में शांति रहती है कि जिस आदमी से हम बात किए हैं वो हमारे लिए 6 घंटे से खड़ा हुआ है। तो और लोग जिनके पास टीम बड़ा है, हमारे पास भी टीम बहुत बड़ा है, हम भी एक दिन में 3-4 वेडिंग्स आराम से कर सकते हैं। ऊपर वाले का हमेशा से एक सपोर्ट मेरे लिए रहा है, और मेरा टीम भी बहुत अच्छा है, मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से ये हमेशा ये श्योरिटी अपने लिए रखता हूँ कि मैं एक दिन में एक ही इवेंट करूँ, और उस पर 100% अपना एफर्ट लगाऊं। क्योंकि हमेशा से ना भैया ये बात मन में हमेशा से रहा है कि हर चीजें रिपीट हो सकती हैं, एक बाप अपनी बेटी की शादी रिपीट नहीं कर सकता है। सही बात। उसका खाना अगर इधर उधर होता है ना, तो वो फिर उसके नाम का क्या मतलब, उसके दिल में एक ऐसा हैवीनेस आ जाता है जिसको वो शायद कभी भी हल्का नहीं कर पाएंगे। तो आप हमेशा से ये चीज को कंसर्न में रखिए कि आप यही दिमाग में रखिए कि आप अपनी बहन का ही शादी कर रहे हो, और अपनी बहन की शादी के लिए आप दूसरा डेट थोड़ी लोगे। सिंपल, इसको सिंपल आप जितना फेमिलियर हो जाओगे अगली फैमिली से, जब तक वो क्लाइंट सर से चाचा नहीं बन जाएगा ना, भाई नहीं बन जाएगा, तब तक आपका काम सक्सेसफुल नहीं है। तो ये पूरे पॉइंट्स को अगर हम समराइज करें, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इनिशियल फेजेस में तो आप सिंगल डे सिंगल काम ही लो, 1-2 काम ले लो, 4-5 काम लेके अपना शरीर और दूसरे का काम मत बिगाड़ो। सही है। अब इसमें जैसे मैं थोड़ा सा अगर एंगल चेंज करता हूँ, तो हम स्पिरिचुअल और रिलीजियस वे में देखें तो फूड एक है, अन्नपूर्णा माँ से रिलेटेड बताते हैं, तो
इसमें आपको क्या लगता है कि आपके सर्विसेज में ईश्वर का क्या योगदान है? अब ईश्वर के योगदान में तो मैं क्या बोलूँ कि सबसे पहले फर्स्ट गॉड इज ऑलवेज योर मदर, है ना। तो मेरा बिजनेस ही जगदीश्वरी है, मेरी मम्मी का नाम है जगदीश्वरी। तो उस बिजनेस को हम चालू करते हैं, तो चालू करने से पहले ही मेरे को मालूम है कि अगर ये राज केटरर्स होता या फिर कोई भी मॉडर्न नाम होता तो मैं अपने बिजनेस के साथ दिमाग लगा सकता था। अब ये बिजनेस मेरी माँ के नाम पे है, तो बच्चा अपने बिजनेस के साथ दिमाग लगा सकता है, माँ के साथ नहीं लगा सकता। तो रिलीजियसली मेरे को आप पूछो या फिर डिवोशनली पूछो, स्पिरिचुअली पूछो, तो मैं तो बहुत कनेक्टेड हूँ तिरुमला तिरुपति से। तो बालाजी भगवान को हम बहुत मानते हैं क्योंकि साउथ से मैं हूँ। और जिस भी भगवान को आप मानते हो, अगर आपका मन सच्चा है, आपका मोटिव सही है टुवर्ड्स खाना, आपके मन में हमेशा ये होना चाहिए कि मेरे को अच्छा खाना खिलाना है। एक दो डिशेस इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज अगर आप नहीं करोगे, आपको लोगों को एक स्वच्छ भोजन खिलाना है, तो भगवान हमेशा आपके साथ है। मेरे साथ एक घटना है जिसको मैं लोगों को बताता हूँ, तो लोग कभी कभी हो सकता है बोलते होंगे कि यार नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी से 15 दिन 20 दिन पहले एक अपने शेफ्स के साथ, अपने वेटर्स के साथ, कुक्स के साथ, सबके साथ मीटिंग करते हैं, इसको हम प्री इवेंट मीटिंग्स बोलते हैं। उन मीटिंग के दौरान एक 1000 की गैदरिंग थी, जहां पे मैं अपने मीठे वाले को ये बोलता हूँ फोन पे कि भाई तेरे को 1000 के हिसाब से मावा बाटी बनाना है, रसमलाई बनाना है, जलेबी बनाना है, संदेश बनाना है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनाना है। 1000 की गैदरिंग में हम ये नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रसमलाई को नॉर्मल आदमी भी 2-3 पीस छोटे वाले रसमलाई को तो उठाएगा ही, जिसको हम अंगूरी रसमलाई बोलते हैं। तो वो मेरे से फोन में क्या सुना, या तो हो सकता है तबीयत ठीक नहीं होगा, थक गया होगा, वो टोटल 300 पीस रसमलाई बनाया, जो कि 1000 क्या 100 लोगों में खत्म हो जाएगा। और मेरे को ये मालूम नहीं था कि वो कितना बनाया, क्या बनाया। वो गैदरिंग कितने की थी? 1000 की। 1000 की गैदरिंग में 300 पीस। 300 पीस। अब आप विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट तक 150 पीस अनटच्ड गया था, वो बचा का बचा रह गया था। और ये तुरंत मेरे को जब पता लगा, तो मैं ऊपर वाले से ये माफी मांगा कि मेरे से हो सकता है गलती हुआ हो, तो आप प्लीज ये पार्टी बिगड़ने मत दीजिएगा, और ये पार्टी को आप ही अब निपटाइए जैसे निपटाते हैं। हमारा रसमलाई एज इट इज रहा, और वो घर वालों को हम पैक करके दिए हैं। तो ये सब मैजिक तभी हो सकता है जब आप ट्रू गॉड बिलीवर हो, और आप जितना भी मेहनत कर लो, किसी भी फील्ड में कितना भी हार्डवर्क कर लो, हसल कर लो, सुबह शाम मीटिंग्स कर लो, लोगों से मिल लो, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक एक सपोर्टिव हैंड जो भगवान का होता है हमेशा, वो आपके साथ नहीं है। तब तक ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। तो काम शुरू करने से पहले पूरा काम ऊपर वाले को सौंप दीजिए, और काम खत्म होने के बाद एक थैंक यू नोट ऊपर वाले को हमेशा दीजिए। तो आप कभी आपके साथ गलत नहीं होगा, और आप जहां पे भी काम कर रहे हो आप हमेशा शाइन करोगे, और आपको मजा आएगा काम करने में। तो बीइंग अ ट्रू गॉड बिलीवर, मैं तो ये हमेशा से मानता हूं कि अपना मेहनत करो, लेकिन ऊपर वाले को हमेशा उनका हाथ अपने ऊपर होना चाहिए। जी। तो राज भैया, आज का हमारा पॉडकास्ट अब एंडिंग में आ गया। जी। तो आपसे कांटेक्ट कैसे करें, एक हमारे व्यूअर्स को एक आपका कांटेक्ट पॉइंट बताइए। जी, मैं बहुत इजीली अवेलेबल हूँ। मेरा राज अमृतेश के नाम से ये एक पेज भी है इंस्टाग्राम में, जहाँ पे हम अपने लेटेस्ट अपडेट्स भी देते हैं। और बाकी हमारा काम प्योर वेजिटेरियन है, और हम ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं। और जगदीश्वरी ये नाम जो है, ये मेरी मम्मी का नाम है, और पर्टिकुलरली हम अगर इस बिज़नेस में हैं तो मेरी माँ का ही ये शौक़ था, लोगों से मिलना जुलना और लोगों को अच्छे खाना खिलाना, अच्छा खाना खिलाना, उसका हमेशा से ये एक शौक़ रहा है। तो उसी शौक़ को हमने अपना प्रोफेशन बनाया, और 2015 में मम्मी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन आज मुझे इस बात का गर्व है कि उसका नाम चल रहा है, और उस नाम से ही मैं काम कर रहा हूँ और आप लोगों के बीच हूँ। तो आपके बीच कभी भी यदि किसी की भी शादी हो, एंगेजमेंट हो, एनिवर्सरीज हो, कोई भी फंक्शंस हो, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें। हम ये एश्योरेंस देते हैं कि 2 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन प्योर मिलेगा और ताज़ा मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। राइट एंगल पॉडकास्ट के लिए भी मैं बहुत दुआएं देता हूं कि ये बहुत आगे जाएं, और इनका काम भी बहुत अच्छा है।
नितिन यादव फोटोग्राफी इज वेरी वेल नोन नेम इन छत्तीसगढ़। तो आप हमसे तो कांटेक्ट करें ही करें, और जो हमारे वीडियोस आपको मिलते होंगे वो सब इन्हीं के द्वारा हो रहा है, और आगे के प्रोजेक्ट्स भी ये कर रहे हैं। तो साथ में हम कुछ अच्छा करेंगे और मस्त होगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू राज भैया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। और आपको अगर प्रीमियम केटरिंग सर्विसेज की नीड है, राज अमृतेश जी से आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।